नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं फ्लिपकार्ट की। कैसे बेंगलोर का एक छोटा सा ऑनलाइन बुक स्टोर आज भारत का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया। हमारे पास फ्लिपकार्ट भारतीय ई कॉमर्स की यात्रा से जुड़े कुछ नोट्स और लेख हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि फ्लिपकार्ट की पूरी कहानी समझें, शुरुआत से अब तक। इसकी कामयाबी के राज क्या हैं, कौन से बड़े मोड़ आए और हाँ, आज क्या मुश्किलें हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 2007 में। आईआईटी दिल्ली के दो दोस्त थे, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। अमेज़न की नौकरी छोड़कर बैंगलोर में एक अपार्टमेंट से फ्लिपकार्ट शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ, जहां तक मुझे याद है, 4 लाख रुपए लगाए थे और फोकस सिर्फ किताबें। सुना है पहले साल तो मुश्किल से 20 ही ऑर्डर आए थे। हाँ, सिर्फ 20। बहुत ही धीमी शुरुआत थी। फिर 2010 तक 2 बड़े कदम उठाए गए। एक तो कैश ऑन डिलीवरी सीओडी, और दूसरा अपनी डिलीवरी कंपनी ई कार्ट लॉन्च की। ये दोनों फैसले काफी अहम साबित हुए, है ना? हाँ, और सिर्फ अहम नहीं, बल्कि मैं कहूंगी उस वक्त के भारत के लिए एकदम जरूरी थे। सीओडी ने उन लाखों ग्राहकों का भरोसा जीता जिनके पास या तो क्रेडिट कार्ड नहीं थे या फिर वो ऑनलाइन पेमेंट से डरते थे। ये सिर्फ एक पेमेंट ऑप्शन नहीं था, ये विश्वास बनाने का तरीका था। सही बात है। और ई कार्ट, उसने भारत की वो जो जटिल लॉजिस्टिक्स की पजल थी उसे सुलझाया। खराब पते, दूर दराज के इलाके, ये वो चुनौती थी जिसे अमेज़न ने भी समझने और हल करने में काफी वक्त लगाया था। दिलचस्प है। इसके बाद तो कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इलेक्ट्रॉनिक्स, म्यूजिक, मोबाइल फोन सब बेचने लगे। और हाँ, वी रीड और लेट्स बाय जैसी छोटी कंपनियों को खरीदा भी। और फिर आया 2014 का वो बड़ा कदम, माइंट्रा का अधिग्रहण। कहते हैं ये डील सिर्फ एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर फाइनल हो गई थी। हाँ, मिंत्रा का अधिग्रहण सिर्फ मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए नहीं था। उसने फ्लिपकार्ट को वो एक्सपर्टीज दी, वो विशेषज्ञता जो अमेज़न के पास उस समय भारत में फैशन के लिए नहीं थी। फैशन रिटेल की वो गहरी समझ, ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक रणनीतिक बढ़त थी। अच्छा, और 2014 में ही बिग बिलियन डे सेल भी तो शुरू हुई थी। पहली बार में ही इतनी भीड़ उमड़ी कि वेबसाइट ही क्रैश हो गई। संस्थापकों को पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी थी। वो क्रैश होना शायद थोड़ी शर्मिंदगी की बात रही हो, लेकिन उस सेल ने भारत में ऑनलाइन डिस्काउंटिंग का कल्चर ही शुरू कर दिया। ई कॉमर्स कुछ खास लोगों की चीज से हटकर आम लोगों तक पहुंच गया। और इसी माहौल में 2015 आते आते फंडिंग जुटाते जुटाते कंपनी करीब 15 – 15.5 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पर पहुंच गई थी। वाह। फिर 2016 में कुछ बदलाव हुए लीडरशिप में। बिन्नी बंसल सीईओ बने और उसी साल फोन पे लॉन्च हुआ। और आज देखिए, फोन पे भारत का सबसे बड़ा यूपीआई पेमेंट ऐप है, गूगल पे से भी आगे। बिल्कुल। फोन पे दिखाता है कि फ्लिपकार्ट की नज़र सिर्फ सामान बेचने तक ही सीमित नहीं थी। वो एक पूरा इकोसिस्टम बनाना चाह रहे थे। एक ऐसी जगह जहां ग्राहक खरीदारी भी करे, पेमेंट भी करे और शायद भविष्य में और भी बहुत कुछ। ये सिर्फ ई कॉमर्स नहीं, एक बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनने की महत्वाकांक्षा थी। कंपनी लगातार बढ़ रही थी, नए नए प्रयोग कर रही थी। लेकिन फिर आया वो मोड़ जिसने फ्लिपकार्ट की कहानी हमेशा के लिए बदल दी। 2018 में वॉलमार्ट का आना। हाँ, वॉलमार्ट करीब 16 बिलियन डॉलर्स में 77% हिस्सेदारी खरीदी। उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स सौदा था ये। इसने फ्लिपकार्ट को ग्लोबल ताकत दी, पैसों की मजबूती दी। लेकिन हाँ, इस बड़े बदलाव के कुछ ही समय बाद को फाउंडर बिन्नी बंसल को कंपनी छोड़नी पड़ी। वो एक तरह से एक युग का अंत था। हाल के सालों में भी फ्लिपकार्ट काफी एक्टिव रहा है। हाँ, 2019 में फ्लिपकार्ट सुपरमार्ट आया ग्रोसरी के लिए। 2021 में शॉप्सी लॉन्च किया। ये एक सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो विक्रेताओं से 0% कमीशन लेता है और छोटे शहरों से ग्राहकों को जोड़ रहा है। हाँ, शॉप्सी खासतौर पर टियर 2, टियर 3 शहरों पर फोकस कर रहा है, जहां शायद अमेज़न की सीधी टक्कर थोड़ी कम हो। ये नए ग्राहक जोड़ने का एक अच्छा तरीका है। फिर 2022 में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस दवाएं और फ्लिपकार्ट क्विक भी आया, 90 मिनट डिलीवरी वाला। और इसके अलावा वो पर्यावरण पर भी ध्यान दे रहे हैं, जैसे डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां, एलएनजी ट्रक इस्तेमाल करना। और कंपनी का जो लीगल बेस है उसे सिंगापुर से भारत लाने की भी योजना है। शायद आईपीओ की तैयारी का संकेत हो ये। बिल्कुल। अभी हाल ही में मिनट्स नाम की एक सर्विस भी शुरू की है, स्मार्टफोन एक्सचेंज। पुराना फोन दो और करीब 40 मिनट में नया फोन घर पर पाओ। काफी तेज है। लेकिन सब अच्छा ही नहीं है, कुछ मुश्किलें भी तो हैं। मिंत्रा पर एफडीआई नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं, विदेशी निवेश के नियमों को लेकर सवाल उठे हैं। और रिलायंस जियो ट्रेडमार्क वाले मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कुछ प्रोडक्ट्स हटाने को भी कहा है। देखिए, जब कोई कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है, खासकर भारत जैसे कॉम्प्लेक्स मार्केट में,
तो इस तरह की रेगुलेटरी और लीगल चुनौतियां आती ही हैं। ये बड़ी कंपनियों के लिए आम बात है। और अमेज़न से वो जो गला काट प्रतिस्पर्धा है, वो तो है ही। और ग्राहकों का भरोसा बनाए रखना, ये संघर्ष तो हमेशा जारी रहेगा। तो संक्षेप में कहें तो 2007 का एक छोटा ऑनलाइन बुक स्टोर आज एक विशाल ई-कॉमर्स इकोसिस्टम बन चुका है, जिसमें मिंत्रा, शॉप्सी, फोनपे जैसे कई कामयाब वेंचर्स शामिल हैं। इसने यकीनन भारत में हम सबके खरीदारी करने का तरीका बदल दिया है। सही कहा। ये कहानी इनोवेशन की है, सही समय पर सही कंपनियों को खरीदने की है, मतलब स्ट्रेटेजिक अधिग्रहण की, और सबसे बढ़कर भारतीय बाजार और ग्राहक की नब्ज पहचानने की कहानी है ये। पर जैसा हमने देखा, आगे की राह में भी चुनौतियां कम नहीं है। नियमों का पालन करना और वो कड़ी प्रतिस्पर्धा। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे फ्लिपकार्ट हाइपर लोकल कॉमर्स में जा रहा है, मिनट सर्विस और हेल्थ केयर, हेल्थ प्लस जैसे नए मैदानों में उतर रहा है, तो क्या ये आगे चलकर सिर्फ एक ई कॉमर्स कंपनी ही रहेगी, या फिर एक ऐसी मल्टी सर्विस डिजिटल कंपनी बन जाएगी जो हमारी जिंदगी के कई पहलुओं को छुएगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।